मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं अपठित गद्यांश, जिसे अंग्रेजी में अनसीन पैसेज कहते हैं। हम लोग अगर स्कूल की परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें चाहे हिंदी लैंग्वेज हो, इंग्लिश लैंग्वेज हो या संस्कृत लैंग्वेज हो, अपठित गद्यांश होता ही होता है। इसके अलावा अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी हम लोग बैठते हैं तो वहाँ भी अनसीन पैसेज या अपठित गद्यांश होता ही होता है। तो इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम लोग अपठित गद्यांश को जल्दी से और सटीक तरीके से सॉल्व कर सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंक हम प्राप्त कर सकें। तो बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं अनसीन पैसेज। आपके सामने एक अनसीन पैसेज प्रस्तुत है। अनसीन पैसेज से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातों को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अनसीन पैसेज से प्रायः दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कुछ इस प्रकार का होता है, और दूसरा होता है सब्जेक्टिव प्रश्न, अर्थात ऐसे ही प्रश्न रहेंगे लेकिन आपको इसका उत्तर लिखना पड़ेगा निश्चित शब्द सीमा में। तो प्रश्न यही होते हैं, लेकिन आपको ऑप्शन की जगह इसे विस्तार से वाक्य संरचना के आधार पर पूरा करना होता है। तो हम लोग ये सॉल्व करते हैं कि कैसे हम लोग इस अनसीन पैसेज को आसानी से और अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ एक बात और ध्यान दीजिए कि परीक्षाओं में अधिकतर दो अनसीन पैसेज दिए होते हैं। स्कूल की परीक्षाओं में तो दो अनसीन पैसेज होते ही हैं। अगर आपको किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी दो अनसीन पैसेज दिख रहे हैं तो आप सबसे पहले अनसीन पैसेज को ना देखकर उसके प्रश्नों को देखिए कि कौन से प्रश्न आपको ज़्यादा आसान लग रहे हैं। जिसके प्रश्न आसान होंगे उसका पैसेज भी आसान होगा। उसी पैसेज को आप अटेम्प्ट कीजिए, उसे ही सॉल्व कीजिए, पहली बात। और दूसरी बात, सबसे पहले अनसीन पैसेज को पढ़ने से पहले क्वेश्चन को पढ़िए। हालांकि आप लोगों ने बहुत सारी किताबों में या अपने शिक्षकों से सुना होगा कि आप अनसीन पैसेज को 2-3 बार पढ़िए, लेकिन वास्तव में उतना समय नहीं होता कि आप अनसीन पैसेज को 2-3 बार पढ़ें। इसीलिए अनसीन पैसेज को पढ़ने से पहले आप सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ें। हम लोग यहाँ देखते हैं, मित्रों ने मनुष्यों के जीवन को साधु और श्रेष्ठ कैसे बनाया है। तो यहाँ पर देखिए, इस पूरे प्रश्न में जो महत्वपूर्ण अंग है इस प्रश्न का, वो है साधु और श्रेष्ठ। तो आप इसे अंडरलाइन कीजिए। दूसरा प्रश्न देखिए, अच्छे मित्र मित्रों की किन चीज़ों की चिंता करते हैं। अच्छे मित्र मित्रों की किन चीज़ों की चिंता, तो देखिए किन चीज़ों की चिंता, किन चीज़ों की चिंता, इसे अंडरलाइन कीजिए। तीसरे प्रश्न पर आते हैं हम लोग, कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ बनाने के लिए अच्छे मित्र क्या करते हैं। कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ बनाने के लिए, तो कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ, इसे आप अंडरलाइन कीजिए। जीवन में उन्नति के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता है। जीवन में उन्नति के लिए आप इसे अंडरलाइन कीजिए। और अंतिम प्रश्न है, संसार के अनेक महापुरुष बड़े बड़े कार्य करने में किसकी बदौलत सफल हुए हैं। तो संसार के अनेक महापुरुष बड़े बड़े कार्य, हाँ, महापुरुष बड़े बड़े कार्य करने में, ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसे अंडरलाइन कीजिए। प्रश्न के मुख्य अंगों को अंडरलाइन करने के बाद आप पुनः उस पैसेज में जाइए और कुछ इस तरीके का देखिए, कुछ इस तरीके का आपको लिख लेना है। कैसे, देखिए, प्रश्न नंबर 1 दे दिए, मुख्य चीज़ क्या थी, साधु और श्रेष्ठ। आपने इसे इस तरफ लिख लिया। एक दाएं लिखिए, दूसरा बाएं लिखिए। मित्रों की चिंता दूसरे प्रश्न का जो मुख्य बिंदु था। तीसरा है कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ, तीसरे प्रश्न का मुख्य बिंदु। चौथा जीवन में उन्नति, चौथे प्रश्न का मुख्य बिंदु। और पांचवें प्रश्न का मुख्य बिंदु है महापुरुष बड़े बड़े कार्य करने में किसकी बदौलत सफल होते हैं। तो आपने इन पांचों बिंदुओं को पैसेज के दाएं बाएं लिख लिया है। अब आप पैसेज पढ़ते जाइए और पढ़ते जाने के बाद आपको जो भी इम्पोर्टेंट लगता है उसे आप सॉल्व करते जाइए। कैसे, देखिए, संसार के अनेक महान पुरुष मित्रों की बदौलत बड़े बड़े कार्य करने में समर्थ हुए हैं। देखिए, संसार के महान पुरुष किसकी बदौलत, मित्रों की बदौलत बड़े बड़े कार्य करने में समर्थ हुए हैं। तो आपको मित्र, यहाँ प्रश्न नंबर 5 का उत्तर यही मिल जा रहा है।
पहले ही पैसेज के पैराग्राफ में, पहले ही कुछ पंक्तियों में, पहले ही कुछ लाइनों में आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया कि संसार के अनेक महान पुरुष मित्रों की बदौलत बड़े बड़े कार्य करने में समर्थ हुए हैं। आप क्वेश्चन में जाइए और देखिए कि ये विकल्प उपलब्ध है या नहीं। संसार के अनेक महापुरुष बड़े बड़े कार्य करने में किसकी बदौलत सफल हुए हैं? चौथा नंबर ऑप्शन, मित्र के। आप इसे टिक कर दीजिए। अब फिर हम लोग चलते हैं पैसेज पर। मित्रों ने उनके हृदय के उच्च भावों को सहारा दिया है। मित्रों ही के दृष्टांतों को देख देख कर उन्होंने अपने हृदय को दृढ़ किया है। आहा, मित्रों ने कितने मनुष्यों के जीवन को साधु और श्रेष्ठ बनाया है। देखिए, साधु और श्रेष्ठ दिख रहा है यहाँ। उन्हें मूर्खता और कुमार्ग के गड्ढों से निकालकर, साधु और श्रेष्ठ कैसे बनाया है? मूर्खता और कुमार्ग के गड्ढों से निकालकर। इसे अंडरलाइन कीजिए और इसके नीचे 1 लिख दीजिए ताकि ये पता चले कि ये 1 नंबर का उत्तर है। अब आप आइए यहाँ पर क्वेश्चन में और यहाँ देखिए, मित्रों ने मनुष्य के जीवन को साधु और श्रेष्ठ कैसे बनाया है? मूर्खता और कुमार्ग से हटाकर, अर्थात इसका उत्तर होगा क। अब फिर आप आ जाइए इस पैसेज पर। निकालकर सात्विकता के पवित्र शिखर पर पहुंचाया है। मित्र उन्हें सुंदर मंत्रणा और सहारा देने के लिए सदा उद्यत रहते हैं। जिनके सुख और सौभाग्य की चिंता वे निरंतर करते रहते हैं। मित्रों की किस चीज़ की चिंता करते हैं? जो सच्चे मित्र होते हैं वो मित्रों की किस चीज़ की चिंता करते हैं? ये देखिए, सुख और सौभाग्य की चिंता। इसे अंडरलाइन कीजिए, इसके नीचे 2 लिखिए ताकि ये पता रहे कि ये 2 नंबर का उत्तर है। अगर यकीन नहीं है तो आप इस क्वेश्चन में जाइए और देखिए, अच्छे मित्र मित्रों की किन चीज़ों की चिंता करते हैं? आर्थिक उपार्जन की नहीं, सुख और सौभाग्य की, अर्थात इसका उत्तर जो है ग नंबर है। पुनः ये क्वेश्चन पर, ऐसे भी मित्र होते हैं जो विवेक को जागृत करना और कर्तव्य बुद्धि को उत्तेजित करना जानते हैं। ऐसे भी मित्र होते हैं जो टूटे जी को जोड़ना और लड़खड़ाते पांवों को ठहराना जानते हैं। बहुतरे मित्र हैं जो ऐसे दृढ़ आशय और उद्देश्य की स्थापना करते हैं जिनसे कर्म क्षेत्र में आप भी श्रेष्ठ बनते हैं और दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाते हैं। ये देखिए, तीसरा नंबर, कर्म क्षेत्र में श्रेष्ठ क्या करते हैं? आशय और उद्देश्य की स्थापना, अर्थात दृढ़ आशय और उद्देश्य की स्थापना करते हैं। तो इसे अंडरलाइन कीजिए और 3 नंबर उसके नीचे लिखिए। हम लोग इस प्रश्न में आते हैं और देखते हैं ये उपलब्ध है या नहीं। देखिए, दृढ़ आशय और उद्देश्य की स्थापना, मतलब 3 का विकल्प नंबर ख सही उत्तर है। अब हम लोग आते हैं प्रश्न 4 का सही विकल्प ढूंढने के लिए। मित्रता जीवन और मरण के मार्ग में सहारे के लिए है। यह सैर सपाटे और अच्छे दिनों के लिए भी है तथा संकट और विपत्ति के बुरे दिनों के लिए भी है। यह हंसी दिल लगी के गुलछर्रों में भी साथ देती है और धर्म के मार्ग में भी। मित्रों को एक दूसरे के जीवन के कर्तव्यों को उन्नत करके उन्हें साहस, बुद्धि और एकता द्वारा चमकाना चाहिए। जीवन के कर्तव्यों को उन्नत करके, ये देखिए, जीवन में उन्नति, जीवन के कर्तव्य में उन्नति कैसे करेंगे? साहस, बुद्धि और एकता द्वारा। तो अब आप इसे अंडरलाइन कीजिए और उसके नीचे लिखिए 4। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। जीवन में उन्नति के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है? तो ये देखिए, साहस, बुद्धि और एकता। तो इस तरीके से देखा, हम लोगों ने बड़े ही आसानी से एक ऐसे अनसीन पैसेज को सॉल्व कर दिया जो नवोदय विद्यालय के शिक्षक चयन में पूछा गया था। तो इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से किसी भी अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके मन में ये विचार उठ रहा होगा कि सर ने तो इसे आसानी से सॉल्व कर दिया, लेकिन कुछ कुछ ऐसा होता है जैसे इसके जो भी उत्तर है ये लोकल हैं। अर्थात लोकल कहने का मतलब है सारे उत्तर हम लोगों को इस पैसेज में मिल गए, लेकिन कुछ पैसेज ग्लोबल होते हैं जिसको पढ़ने के बाद आपको पैसेज से बाहर से भी उत्तर लाना पड़ सकता है। ऐसा भी एक अपठित गद्यांश हम लोग देखते हैं। एक दूसरा गद्यांश आपके सामने उपस्थित है और वो कुछ इस प्रकार का है। ये गोविंद वल्लभ पंत को वर्तमान उत्तर प्रदेश का पिता कहा जा सकता है। ये अनसीन पैसेज है।
मैंने पहले ही कहा है कि अनसीन पैसेज को पढ़ने से पहले आप उसके प्रश्नों को एक बार देख लें, प्रश्नों के मूल अंगों को निकालें, उसे कोट करें। गोविंद वल्लभ पंत को उत्तर प्रदेश का पिता क्यों कहा गया है? तो इसको आपको क्या करना है, पंत को उत्तर प्रदेश का पिता, इसे आप अंडरलाइन कीजिए। दूसरे नंबर पर आइए, आरंभ में पंत जी को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? समस्याओं का सामना, इसे अंडरलाइन कीजिए। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? उत्तर प्रदेश का पुराना नाम, इसे अंडरलाइन कीजिए। सांप्रदायिक दंगों के भड़कने का क्या कारण था? सांप्रदायिक दंगों, इसे अंडरलाइन कीजिए। और 5वें नंबर प्रश्न पर गोविंद वल्लभ पंत का सपना क्या था? पंत का सपना, इसे अंडरलाइन कीजिए। और इसे अंडरलाइन कर देने के बाद, जैसा कि मैंने पिछले गद्यांश में बताया था, इसे आप दाएं बाएं पैसेज के लिखिए, जो कुछ इस प्रकार का होगा। ये देखिए, प्रदेश का पिता, समस्याओं का सामना, किन किन समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ा, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम, सांप्रदायिक दंगों के भड़कने का क्या कारण था, और पंत का सपना, इसे आपको यहाँ पर लिखना है। तो शुरू करते हैं। गोविंद वल्लभ पंत को उत्तर प्रदेश का पिता कहा जा सकता है। सन 1946 में जब कांग्रेस ने चुनावों में भाग लेने का निश्चय किया तो पंत बरेली से विधानसभा के लिए चुने गए थे। वे सर्वसम्मति से चुने गए नेता थे। समय कठिन था, सांप्रदायिकता, बेरोजगारी और कालाबाजारी का बोलबाला था। पंडित पंत ने दृढ़ता से इन समस्याओं का सामना किया। अब देखिए, समस्याओं का सामना, किन किन समस्याओं का सामना किया, साफ मालूम पड़ रहा है, सांप्रदायिकता, बेरोजगारी और कालाबाजारी, इसे अंडरलाइन कीजिए। इसके नीचे एक लिखिए। अगर आपको फिर भी संदेह हो रहा है तो इस प्रश्न के विकल्प में जाइए और देखिए, आरंभ में पंत जी को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, सांप्रदायिकता, बेरोजगारी और कालाबाजारी। अर्थात 2 नंबर क्वेश्चन का बीट नंबर 3 करेक्ट आंसर है। एक चीज़ आपको मैं यहाँ बताना भूल गया, पहले वाले गद्यांश में जो विकल्प थे वो क ख ग घ थे और इसमें आई, डबल आई, ट्रिपल आई, आई भी, अर्थात बीट वाइज दिया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतिम पैसेज में आपसे प्रायः इन्हीं 2 तरीके से ही सवाल पूछा जाता है। कहीं कहीं अ ब स द अर्थात ए बी सी डी ऐसे भी पूछा जाता है, लेकिन ये दोनों ज़्यादा प्रचलित रूप है। तो आप इसमें 3 नंबर में टिक लगा दीजिए। फिर हम लोग चलते हैं पैसेज पर और पढ़ना शुरू करते हैं। उचित मूल्य की दुकानें खोली गईं और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक अलग विभाग खोला गया। कानून और व्यवस्था की समस्याओं से भी निपटा गया। पंत ने ही प्रदेश के यूनाइटेड प्रोविंस नाम को बदलकर नया नाम उत्तर प्रदेश दिया। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था, यूनाइटेड प्रोविंस, इसे अंडरलाइन कीजिए और इसके नीचे लिखिए 3, क्योंकि ये 3 नंबर प्रश्न का उत्तर है। अगर हम लोगों को श्योर होना है तो हम लोग आ जाते हैं, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड प्रोविंस, अवध प्रांत, संयुक्त प्रांत। सिंपल, 3 नंबर का बीट नंबर 2 यूनाइटेड प्रोविंस, इसे टिक कर दीजिए। अच्छा, जब उनका कार्यकाल आरंभ हुआ तो ढेर सारी समस्याओं का समाधान करीब करीब असंभव सा ही लगता था। विभाजन के कारण सांप्रदायिक दंगों ने प्रचंड रूप ले लिया था। अब देखिए, सांप्रदायिक दंगों के भड़कने का क्या कारण था, विभाजन, अर्थात भारत का विभाजन, क्योंकि उस समय भारत का विभाजन हुआ था और भारत का एक हिस्सा कटकर नया देश बना जिसे पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। तो विभाजन, आप इसे अंडरलाइन कीजिए और इसके नीचे लिखिए 4। हम लोग क्वेश्चन में जाते हैं और देख लेते हैं कि ये सही है या नहीं। सांप्रदायिक दंगों के भड़कने का क्या कारण था, 2 विभिन्न धर्मों के लोगों की कट्टरता, देश में फैलते सांप्रदायिक, देश का विभाजन, ये देखिए 3 नंबर, देश का विभाजन। अब आते हैं हम लोग पुनः पैसेज पर। पंत ने दंगाग्रस्त स्थानों का अनथक रूप से दौरा किया। उन्होंने लोगों से शांत रहने की अपील की तथा स्थिति को नियंत्रण में लाने में सफल हुए। यूपी जैसे पिछड़े और भारी जनसंख्या वाले प्रांत का प्रशासन चुनौतीपूर्ण था। विशेषतः
उस संधि काल में जब राष्ट्र उपनिवेश से राष्ट्रीय सरकार में परिवर्तित हो रहा था, पंत का प्रयास था कि जनसाधारण की दशा में सुधार हो। उन्होंने जमींदारी की प्रथा को, जिसने किसानों का शोषण किया था, सन 1952 में समाप्त करके अपना सपना साकार किया। पंत का सपना, ठीक है, तो पंत का सपना क्या था? 1952 में इन्होंने जमींदारी प्रथा को समाप्त किया और अपना सपना साकार किया। तो ये 1952 में जमींदारी प्रथा को समाप्त किया, जमींदारी प्रथा का अंत, इसे अंडरलाइन कीजिए और इसके नीचे 5 लिखिए ताकि क्वेश्चन नंबर 5 का है। हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। गोविंद वल्लभ पंत का सपना क्या था? जमींदारी की समाप्ति और आम आदमी की दशा में सुधार। जी हाँ, यहाँ आपको लग रहा होगा कि गांव का विकास, लेकिन गांव का विकास तो होगा, कब होगा? जमींदारी की समाप्ति और आम आदमी की दशा में सुधार, क्योंकि आम आदमी गांव में भी रहते हैं। इसीलिए बीट नंबर 3 ही सही है, जमींदारी की प्रथा की समाप्ति और आम आदमी की दशा का सुधार। तो इस तरीके से हम लोगों ने 4 प्रश्नों का तो उत्तर ढूंढ लिया, लेकिन पहला नंबर जो प्रश्न है वो अभी तक अनअटेंडेड ही है। अब इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। गोविंद वल्लभ पंत को उत्तर प्रदेश का पिता क्यों कहा गया? अब हम लोग जब पूरे पैसेज को पढ़ लिए तो पता चला कि गोविंद वल्लभ पंत ने अपने जीवन का एक लंबा समय उत्तर प्रदेश के उत्थान में लगा दिया। ठीक है, अब देखिए, वे सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति थे, ये ऑप्शन तो होगा नहीं, इसीलिए इसके आगे क्रॉस का चिन्ह लगाइए। उत्तर प्रदेश से ही उन्हें विधानसभा में जाने का अवसर मिला था। हाँ, ये बात सही है, लेकिन इस आधार पर हम इन्हें उत्तर प्रदेश का पिता नहीं कह सकते, तो ये भी उतना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं है, इसके आगे भी क्रॉस का सिंबल लगाइए। उन्होंने इसे उत्तर प्रदेश नाम देकर विकास के पथ पर अग्रसर किया। देखिए, पहला स्टेटमेंट सही है कि इन्होंने ही नाम बदला, और दूसरा विकास के पथ पर अर्थात डेवलप किया। ये जो स्टेटमेंट है ये स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट लग रहा है, लेकिन अभी भी हम लोगों को एक स्टेटमेंट पढ़ना बाकी है, इसीलिए इसमें आप एक सिंपल सा राइट वाला या एक लकीर खींच दीजिए और अगले स्टेटमेंट पर आते हैं। उन्होंने कठिन समय में चुनाव लड़ा। जी, उन्होंने कठिन समय में चुनाव तो लड़ा, लेकिन ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है बीट नंबर 3 की तुलना में। तो ये तीनों को काट दीजिए और बीट नंबर 3 को ही सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि यही करेक्ट आंसर आएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि जब कोई एक ऐसा प्रश्न जो ग्लोबल थिंकिंग पर आधारित हो, अर्थात ये भी लोकल पैसेज ही था, अर्थात सभी प्रश्नों के उत्तर तो हमें इस पैसेज से ही मिल गए, लेकिन इसमें थोड़ा सा ग्लोबल सोच शामिल है। हम लोगों को एक प्रश्न का उत्तर विचार के आधार पर निकालना पड़ा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसे स्कैनिंग एंड स्कीमिंग कहते हैं। स्कैनिंग अर्थात आपने पहले इस पैसेज को पढ़ा, उसके बाद स्कीमिंग अर्थात जैसे दूध से घी निकाल लिया जाता है, वैसे ही हम लोगों ने पैसेज से सही उत्तर एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया। तो स्कैनिंग एंड स्कीमिंग ये जो दो टर्म हैं, ये दो टर्म्स की से हम लोग किसी भी अनसीन पैसेज को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इस विधि को अपनाकर आप आसानी से किसी भी अनसीन पैसेज को सॉल्व कर पाएंगे, कम समय में एक्यूरेट आंसर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।